नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं कृष्णा। आज हम कर रहे हैं जीएफआर की सेकंड क्लास। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जीएफआर फर्स्ट क्लास में काफ़ी कुछ कवर कर रखा था, आज हम जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं वो कवर करेंगे ना। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पिछला वीडियो बहुत एब्रप्टली बंद हो गया था। मैं एक चीज़ आपको और क्लैरिफाई कर देना चाह रहा हूँ कि इस नोट्स को कवर करने के बाद ना 1 से 2 बार सेम वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम आपके पास बहुत कम है। मैं ट्राई करूंगा कि ये सेम जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं पीडीएफ में मैं किसी तरह कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करा दूं, है ना, टेक्स्ट फॉर्मेट में, ताकि आप समझ पाए। अदरवाइज आप अगर 2 से 3 बार ये वीडियो भी देख लेंगे ना, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। आप सभी क्वेश्चन, ये मान लीजिए जीएफआर का कोई क्वेश्चन कोई गलत नहीं जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई डाउट रिमूव करना हुआ, वो डाउट रिमूव करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, रूल 5 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। दूसरा है, अगर ग्रांट 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, हर मिनिस्ट्री को अपने एनुअल रिपोर्ट में इसको शामिल करना होगा, ठीक है ना। लेकिन ग्रांट अगर 25 लाख से ज़्यादा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। उसके बेसिस पर माना जा सकता है कि भैया आपने क्या सबमिशन, आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, कहाँ क्या आपने यूटिलाइज किया, ठीक है। ये क्वेश्चन सीआरई में पूछा जा चुका है, ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है 10 लाख से 25 लाख। 10 लाख से 25 लाख में मिनिस्ट्री अपना खुद का असेसमेंट करेगी कि भैया आपको हमने जो ग्रांट्स दिए थे उसका आपने कैसे यूज किया। मैक्सिमम 50,000 दिया जा सकता है रिक्रिएशन क्लब के लिए। कौन देता है ये, होम मिनिस्ट्री देती है। दिस इज इम्पोर्टेंट, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 50 रुपये पर हेड पर एनएम, और एडिशनल ग्रांट 25 रुपये पर हेड पर एनएम दिया जा सकता है टू मैच दी सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड बाई क्लब्स। जो सब्सक्रिप्शन क्लब को मिलेगा उसमें 25 रुपये पर हेड पर एनएम एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, एडिशनल ग्रांट। लोन होता है रूल नंबर 246 में, इतना याद कर लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद नहीं चीज़ें। री ऑडिट कब कब होता है, री ऑडिट होता है एवरी 3 ईयर्स में, ठीक है। हर 3 साल में री ऑडिट करना होता है। मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का 10,000 तक का नुकसान हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का 10,000 तक का नुकसान हो गया, तो ऐसे केस में कोई भी क्लेम नहीं बनेगा, ठीक है। नोट 264 में ये बताया गया है कि कोई भी जो लीगल एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं लोन के, ग्रांट्स के, है, ये हमेशा डीईए करेगा, ठीक है। 262, प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर सबमिट करता है डिटेल्स जो भी आउटस्टैंडिंग सेंट्रल लोन्स हैं जीएफआर 13 के अंतर्गत। मैंने जो फॉर्म आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे ये उसी के अंडर आते हैं, जीएफआर 13 में है, तो ये आपको याद करना है। कंसंट्रेट करिएगा कि आपको फॉर्म के नंबर्स याद हों जो मैंने फर्स्ट पेज के नोट्स में दिए हैं, इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही है, ठीक है। फॉर्म आपको याद करने हैं। कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर दिया जाता है ड्यू डेट से पहले तो पूरा का पूरा प्रिंसिपल में एडजस्ट हो जाता है। और कोई भी अगर एडवांस पेमेंट दी जाती है लेकिन वो सिर्फ 14 दिन या 14 दिन से पहले दी जाती है, तो उस महीने के लिए पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है कि अगर 31 मार्च है और उस दिन पब्लिक हॉलीडे है तो आप पैसे एक दिन पहले दे दो। दूसरा है, अगर आरबीआई हॉलीडे है तो पैसे आप एक दिन बाद में दे सकते हो, ठीक है। यहाँ +1 है या -1 है। पेमेंट का जो भी इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, वो हमेशा कैलेंडर डेट पे होता है। और हमेशा कंपनी को एक रिटर्न अंडरटेकिंग देनी पड़ती, किसमें, जीएफआर 15 में। इंटरेस्ट पेमेंट मेजर हिट 2049 के अंडर आता है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय एम्स पटना, ठीक है। एम्स पटना ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये याद रखिएगा आप। गवर्नमेंट गारंटीज रूल 275 में आता है अंडर आर्टिकल 292 एंड एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट का फुल फॉर्म आप लोगों को मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता तो बताइएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं इसके बारे में। नो गारंटी सेल बी गिवन विदाउट द अप्रूवल ऑफ बजट डिवीजन। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी जानी चाहिए बिना प्रायर अप्रूवल के बजट डिवीजन के, ठीक है।
गारंटी देते किस किस चीज़ की? प्रिंसिपल की गारंटी देते हैं, इंटरेस्ट की गारंटी देते हैं। जो भी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है उसके लिए गारंटी नहीं दी जाती, ठीक है। ग्रांट्स के लिए गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसा कंडीशन उसको रखा जा सकता है, ठीक है। किसी भी सीपीएसयू को जो खुद लोन ले सकते हैं उनको गारंटी देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद लोन लेंगे, हम उसमें गवर्नमेंट क्यों गारंटी देगी, है ना। हमेशा इंटरेस्ट पहले दिया जाता है। मान लो कोई लोन लिया आपने, तो उस पर आप पहले इंटरेस्ट दोगे, फिर बाद में कुछ गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होगी तो आपको सब्सिडी बाद में देगी। बोरोवर को एक एग्रीमेंट में आना होता है गवर्नमेंट के साथ कि वो एक गारंटी फीस देगा। किस चीज़ की गारंटी फीस? भाई, गवर्नमेंट गारंटी दे रही कि ये बंदा पैसे चुकाएगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ पैसे चार्ज करती है, नॉमिनल फीस, उसको हम गारंटी फीस बोलते हैं। एक्सचेंज रिस्क बोरोवर और लेंडर के बीच रहेगा, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। रेट लगाता कौन है गारंटी फीस का? वही बजट डिवीजन, हर जगह वही है, ठीक है। ये तो रट लीजिए इसको, बजट डिवीजन DEA, ठीक है। गवर्नमेंट गारंटी दे सकती है प्रोजेक्ट का, लेकिन 80% से ज़्यादा प्रोजेक्ट का लोन की गारंटी नहीं दे सकती। और जो भी गारंटी दिया जाएगा वो JFR 25 के अंदर, ठीक है, वो दिखाया जाएगा। JFR 25 का जो फॉर्म है उसमें दिखाया जाएगा। रूल 282 बताता है अकाउंटिंग फॉर गारंटीज, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये रहा पब्लिक अकाउंट रूल 266 सब क्लास 2। ये है CRE 23 का क्वेश्चन, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड 266 क्लास 1, ये पूछ रखा है, पटना या किसी इंडिविजुअल एम्स ने पूछ रखा है। कंटीजेंसी फंड, ये पूछ रखा है NCERT ने। लोकल फंड रूल 652 ऑफ ट्रेजरी रूल्स में आता है। तो आप समझिए इस 4 लाइन से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब कोई लोन है तो उसका एनुअल रिव्यू कब तक हो जाना चाहिए? एनुअल रिटर्न कब तक हो जाना चाहिए उसका, बताइए। का हो जाना चाहिए 31 मार्च तक, ठीक है। और 30 सितंबर के पहले पहले तो हर हाल में हो ही जाना चाहिए। मैंने हाईलाइट कर रखा है तो आपको समझ में आई गया होगा कि इंपॉर्टेंट है ना। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट कब देते हैं? प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट तब देते हैं जब हमें किसी एक सिंगल सप्लायर है उनसे ही कोई सामान लेना होता है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देना होता है। बिड सिक्योरिटी वैलिड कितने दिन के लिए? तो भाई बिड सिक्योरिटी वैलिड रहेगी 45 दिन के लिए, ठीक है। अनसक्सेसफुल बिडर को 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। 30 days आफ्टर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनको वापस कर दिया जाता है पैसे। रूल 171 बताता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में। रूल 172 बताता है एडवांस पेमेंट के बारे में। क्योंकि मैंने एडवांस पेमेंट पहले बता रखा है ना कि गवर्नमेंट को कितनी होती है, प्राइवेट को कितनी होती है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते उसको। हाँ। प्री बिड कॉन्फ्रेंस टंकी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये वहाँ पे यूज होता है। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली क्या होता है कि जो स्पेशल टाइप के रिक्वायरमेंट है ना, सोफिस्टिकेटेड हैं, कुछ कॉस्टली हैं इक्विपमेंट्स, ये उनके लिए यूज होता है, ठीक है। अगर कभी एक बिड सबमिट की गई तो भी प्रोसेस को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जब लिमिटेड टेंडर है, ओपन टेंडर है और उसमें सिर्फ एक ही इफेक्टिव ऑफर आया, सो उसको ट्रीट करेंगे हम ऐसा सिंगल टेंडर, ठीक है। ऐसे में हम क्या करेंगे, उसको सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करेंगे अगर सिर्फ एक बिड आई है तो। जो भी रिव्यू होती है गारंटी की वो 30 अप्रैल तक हो जानी चाहिए, ठीक है। रूल 275 बताता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में। रूल 228 बताता है ग्रांट इन एड के बारे में। दिस इज इंपॉर्टेंट, 2-4 लाइन जो है ये याद कर लीजिएगा। अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी कितनी होती है? 2 से 5%। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5 से 10%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं CRE में इससे, ठीक है। सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी इज नॉट नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अप टू ₹1,00,000। 1,00,000 रुपए तक का है तो उसमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वैलिड कितने दिन के लिए होती है? ये भी मेजर क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वैलिड होती है 60 डेज के लिए।
ठीक है। एसेट ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू कहाँ डिफाइंड है? जीएफआर 24 में। कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स वंस इन 5 ईयर, लेस देन अगर 20 के बुक्स हैं तो, इन 3 ईयर्स अगर ग्रेटर देन 20 के बुक्स हैं तो, यानी 20,000 से ज़्यादा किताबें हैं तो 3 साल के अंदर अंदर, और अगर लेस देन 20,000 है तो 5 साल में कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। सिंपल फिजिकल वेरिफिकेशन अगर 50,000 से ज़्यादा बुक हैं तो हर 3 साल में होना ही चाहिए। जीएफआर 215 क्या बताता है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। ये एग्जैक्ट ऐसा नंबर याद कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ चुका है। स्टोर्स की रिपोर्ट जीएफआर 10 में होती है, मैंने पहले ही बता दिया। अर्नेस्ट मनी 2 to 5%, 25% शुड बी इमीडिएटली टेकन ऑन द स्पॉट फ्रॉम सक्सेसफुल बिडर इन द केस ऑफ पब्लिक ऑक्शन। ये भी मैंने पहले ही बता रखा है कि 25% उसको पब्लिक ऑक्शन केस में बिड सिक्योरिटी उसको जमा करनी पड़ती है। ठीक है। सेल अकाउंट किस में होता है? गुड डिस्पोज का जीएफआर 11 में। डिस्पोजल ऑफ गुड्स जीएफआर 217, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है। कॉमनली यूज जो गुड्स होते हैं वो जेम पोर्टल से प्रोक्योर किए जाते हैं अंडर रूल 149। जेम पोर्टल का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, है ना। मैंने पहले वीडियो में बता रखे हैं आपको, इसलिए एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं कमेंट कर दीजिएगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो थ्रू सप्लायर हैविंग लोवेस्ट प्राइस। 50,000 से 10 लाख तक है तो क्या होगा? 3 मैन्युफैक्चरर, ये मैंने आपको जो अमेंडमेंट शेयर की है उसमें शेयर कर रखा है मैंने। ठीक है। 50,000 तो एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर मीटिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी, दैट इज QSD। ये मिल रहा है, तो 50,000 तक का सामान आप किसी भी सप्लायर से ले सकते हैं। रूल 299 क्या कहता है? कि जो भी सेंसन की करेंसी होगी वो लैप्स हो जाएगी 3 महीने के एक्सपायरी के बाद। रिफंड अगर कोई कर रहे हो तो उसको आप ऐसा एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं कर सकते, ये भी याद रखिएगा, है ना। किसी भी तरह कोई एक्सीडेंटल लॉस हुआ है प्रॉपर्टी का तो उसमें कोई भी कंपेंसेशन आप नहीं दे सकते बिना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अप्रूवल के या कंकरेंस के। ठीक है। रूल 150 कहता है कि एचओडी भी रजिस्टर कर सकता है अगर सप्लायर्स को अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है बाय डिपार्टमेंट। ठीक है। पर रूल 155 परचेस कमेटी के बारे में बोलता है। रूल नंबर इज इम्पोर्टेंट, परचेस कमेटी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। पहले 25,000 से 2.5 लाख था, 50,000 से 5 लाख हो गए। ठीक है। अगर 25 लाख है एंड अबव है तो कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सेंड टू ऑडिटर ऑफिसर। किसी भी तरह की बिड सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती एमएसएमई से, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से किसी भी तरह की बिड सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। रूल 167 बताता है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के बारे में। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी शुड नॉट बी लिमिटेड फॉर टेंडर्स अप टू 200 करोड़, यानी कोई भी ऐसा टेंडर जो 200 करोड़ से कम का हो उसके लिए ग्लोबल टेंडर आप नहीं मंगा सकते हैं। ग्लोबल टेंडर 200 या 200 करोड़ रुपए से ऊपर का होगा तभी ग्लोबल टेंडर माना जाएगा, है ना। 20% मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि रजिस्टर रिजर्व है खादी भंडार के लिए, जो भी हैंडलूम क्लस्टर्स क्लस्टर्स हैं वहां से मंगाना होता है। रूल 157 बताता है कि भाई छोटे मोटे परचेसेस आप इग्नोर करिए, है ना, अवॉइड करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि आप आज 2 पेन मंगा रहे हो, 4 पेन कल मंगा रहे हो, परसों 5 पेन मंगा रहे हो, है ना। ऐसे नहीं करना है आपको। CPP का फुल फॉर्म मैंने बता रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 304 में PF डिफाइंड है रूल में, तो ये याद कर लीजिएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, इसको याद कर लीजिए। 162 में LTE है, 161 में ATE है। ठीक है। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। 163 में 2 बिडिंग सिस्टम, 164 में 2 स्टेज बिडिंग। ई पब्लिशिंग अप्लीकेबल नहीं है रूल 154 में, यानी जहां विदाउट कोटेशन मंगा रहे हो या जहां विदाउट विथ अप्रूवल ऑफ परचेस कमेटी मंगा रहे हो आप, वहां पे ई पब्लिशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
तो आप कोटेशन दे नहीं रही हो तो आप ई पब्लिश करके क्या बताओगे उनको? जब खुद की परचेस कमेटी बाई कर रही है प्रोडक्ट तो वहाँ भी ई पब्लिशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज ये एक तरह का ना एक्सेप्शन है। सो इसको याद कर लीजिएगा। मिनिमम टाइम फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स 3 हफ्ते है। 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बिड सबमिट करना होगा। ठीक है। अगर अब्रॉड से बिड है तो 4 वीक के अंदर अंदर आपको सबमिट करना होगा। जो नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी वो कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, मस्ट है ये। एफआरडीए, चलिए इसका भी फुल फॉर्म बता देते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। 10/10/2003 को बनी थी। ठीक है। आगे तो कुछ इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। वन 99 आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइकली कॉन्ट्रैक्टर्स। सो स्क्रूटनी ऑफ येलो पेजेस किए जाते हैं, ट्रेड जर्नल्स किए जाते हैं। 174 में एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम में, इसके बारे में दिया हुआ है। 175 इस कोड ऑफ इंटीग्रिटी, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है। ये क्या होता है कोड ऑफ इंटीग्रिटी? मैं टेलीग्राम पर पोस्ट भी कर दे रहा हूँ इसको। इट इज़ इम्पोर्टेंट। 176 इज बाई बैक ऑफर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो लोग एएसओ के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। 187 प्रपोजल फ्रॉम कंसल्टेंट्स इन टू बिड इंक्वायरी, इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिड्स, है ना? इसके द्वारा होनी चाहिए, कंसल्टेंसी इवेल्युएशन कमेटी के द्वारा होना चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन कब होता है? तो ये 192 में डिफाइंड है। ठीक है। व्हेन क्वालिटी ऑफ कंसल्टेंसी इज प्राइमरी कंसर्न, यानी जब क्वालिटी प्राइमरी कंसर्न होता है। और दूसरा क्या है? वेटेज ऑफ टेक्निकल मेजर्स। मैक्सिमम 80% जो वेटेज है वो आप टेक्निकल मेजर्स को दे सकते हैं कंसल्टेंसी में। ठीक है। दूसरा मेथड है लीस्ट कॉस्ट सिस्टम। पहला मेथड तो ये हो गया क्यूसीबीएस। दूसरा क्या है? दूसरा है लीस्ट कॉस्ट सिस्टम। तो लीस्ट कॉस्ट सिस्टम में क्या होता है? जिसका पैसा सबसे कम हो उसको उस पर प्रायोरिटी देनी है। यानी पहले वाले में क्वालिटी पे फोकस किया गया, दूसरे वाले में कॉस्ट पे फोकस किए गए। हम्म? जो भी स्टैंडर्ड या रूटीन मैटर होते हैं, जैसे ऑडिट हो गई, इंजीनियरिंग का हो गया, डिजाइन हो गया। ठीक है। ऐसी डिजाइन जो नॉन कॉम्प्लेक्स वर्क है वहां पे हम लीस्ट कॉस्ट सिस्टम ही यूज करते हैं फॉर कंसल्टेंसी, है ना? एक पब्लिक कंपटीशन होना चाहिए अगर कोई भी डिजाइन या सिंबल बनाना है। तो जैसे रुपए के लिए सिंबल बनाना था तो गवर्नमेंट ने एक पब्लिक कंपटीशन कराया था ना, लोगों ने अपने सजेशंस दिए, फिर उसमें से एक चूज किया गया रुपीज का सिंबल। ऐसे ही अगर कोई भी पब्लिक डिजाइन कराना है सिंबल, तो इसके लिए पब्लिक कंपटीशन होना चाहिए, वाइडर पब्लिसिटी भी देनी चाहिए। ठीक है। अगर सिंगल सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं कंसल्टेंसी का, कब कर सकते हैं? जब ये कोई ऐसा टास्क हो जो पहले से ही वो कंसल्टेंसी कर रही है ना, उसी के कंटिन्यूएशन में हमें कार्य करना है, तो फिर हम ये सिंगल सोर्स फॉलो कर सकते हैं, या इमरजेंसी में फॉलो कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी टेक्निक है, कोई ऐसा कंसल्टेंसी की चीज़ है जिसके बारे में नॉलेज ही किसी एक ही पर्सन या एक ही फर्म को है, तो फिर हम फोर्स उन्हीं को लेंगे। या डिजास्टर है, ऐसी सिचुएशन है, तो वहाँ पे भी सिंगल सोर्स सिलेक्शन होती कंसल्टेंसी की। ये तो हो गए आपको जीएफआर के मैंने बेसिक नोट्स कवर करा दिए हैं सभी। ठीक है। जियो डबल ए इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके। मैं कल कुछ और चीज़ें छोटे मोटे बता दूंगा, वो वीडियो मैं 5 से 7 मिनट का रखूंगा। ठीक है। उसमें क्या है एक्चुअली, मेरे तो ये हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने जो पढ़े हैं वो हैंड रिटन नोट्स थे मेरे ये, प्लस मैंने जीएफआर 2017 की पूरी मैनुअल ही पढ़ रखी थी। अब वो मैनुअल उस समय मैंने पढ़ी, उसके नोट्स कहाँ हैं इसमें मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने शायद टैब में पढ़ाई की थी और अभी वो टैब मेरे पास है नहीं। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर इसके अलावा भी कुछ भी और चीज़ें पढ़ने लायक हैं मैनुअल में, तो मैं कल एक छोटा सा वीडियो 5 से 7 मिनट का बना के आपके लिए अपलोड कर दूँ, ताकि ऐसा ना लगे आपको कि मेरा कुछ मिस हो रहा है ना? जैसे कुछ एक दो चीज़ें मुझे पता है वो मैं अपडेट कर दूंगा। हम्म? तो ये पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है, पार्ट 3 बहुत छोटा सा होगा। हम्म?
उसमें सिर्फ वो चीज़ें होंगी जो एक आध दो चीज़ें शायद मुझे लग रहा हो कि इम्पोर्टेंट है, आ सकता है ना? बस मैं उतना ही इंक्लूड करूँगा, ज़्यादा कुछ इंक्लूड इसमें करूँगा नहीं मैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आग लगने पे, चोरी होने पे कितने लिमिट तक माफ़ किया जा सकता है ना? कितने पे एफआईआर करना है, ये जो लिमिट्स है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट भेजना इज़ नॉट फिजिबल, ना वो आपके लिए ठीक है, ना आपका टाइम उसमें अलग से वेस्ट होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं एक शेयर कर दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको सभी टाइप्स के नेट टेंडर, सभी टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट समझ लेने चाहिए। ठीक है, फॉर्म्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, टेंडर अच्छे से याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिएगा जो मैंने बताया, जेम पोर्टल का आर्टिकल याद कर लीजिएगा, गुड्स किस में डिफाइंड है ये याद कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप भरोसा रखिए, आपका एक भी क्वेश्चन JOEO में तो गलत कतई नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, कल के जो भी मैं वीडियो GFR पे अपलोड करूँगा वो छोटा सा होगा, एंड उसमें कुछ MCQ मैं इन्वॉल्व करूँगा ताकि आप लोग आंसर दे पाएँ। थैंक यू, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, है ना? कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे। ये ना हो कि आप कन्फ्यूज रहें और क्वेश्चन में पेपर में गलत करके आएँ, है ना? एक क्वेश्चन गलत गया तो आप सिलेक्शन के रेस से बाहर होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, नोट्स मेरे पास बहुत ढेर सारे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं क्या है ना, इस समय नोट्स बम्बार्डमेंट नहीं करना चाहता हूँ आपके लिए। हम्म, आपको लगेगा यार मेरा ये भी नहीं कवर है, मेरा वो भी नहीं कवर है, हाँ? उसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो कंसंट्रेट करिए कि आपके पास जो मटेरियल जितना अभी अवेलेबल है उसको पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, रिसोर्सेज मिनिमम रखिए, रिवीजन मैक्सिमम रखिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।